नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर पर। विद्यार्थियों, जो हमने हमारी कक्षा 12 की पुस्तक जो दूसरी पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसकी शुरुआत की है और इसका अध्याय प्रथम हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस क्लास से पहले हमने 2 क्लास ले ली हैं, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, और उन क्लासों में हमने भारत में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि के बारे में हमने बात कर ली। अगर आपने वो दोनों क्लासें नहीं ली हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और आप कक्षा 12 की भारत लोक और अर्थव्यवस्था की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर के वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है मुख्य रूप से पिछले 100 वर्षों के अंदर हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या है उस वृद्धि में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं, या फिर जनांकीय संक्रमण की जो अवस्थाएं थी वो हमारे भारत में किस प्रकार से देखने को मिलती हैं। जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में हमारा भारत कौन सी दशक में रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो विगत 1 शताब्दी में भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो किस प्रकार की रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, आपके सामने मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसका ये डायग्राम हम देखेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम से हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि भारत में दशकीय वृद्धि दर दे रखी है। कब से कब तक की दे रखी है? 1901 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि इसके अंदर दे रखी है। तो जब हम इस वृद्धि को देखते हैं या इस सारणी को हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम जनगणना वर्ष देख रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत की जो प्रथम जनगणना है वो कौन से सन में हुई थी, और जो स्वतंत्रता के बाद की कौन सी जनगणना थी जो 2011 में हुई है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आपको बताना है। देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं जनगणना वर्ष 1901, 1911, 21, 31, 41, 51। आपको पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में क्या होती है? जनगणना होती है। तो इसीलिए ये डाटा 10-10 साल के हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है? कुल जनसंख्या दे रखी है, फिर निरपेक्ष संख्या यहाँ पर दे रखी है, और फिर क्या दे रखी है? वृद्धि का प्रतिशत। ठीक है, सारणी हमें रटनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटनी है, केवल हमें इस सारणी को समझना है और पिछले 100 सालों के अंदर जनसंख्या में क्या परिवर्तन आए हैं, किस प्रकार से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को हम लागू कर सकते हैं उसमें, तो वो परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने हैं और बहुत ही आसान भाषा में हम इसको सीखेंगे। बस आप वीडियो के साथ में बने रहें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1901 में जनसंख्या वृद्धि 1911 तक की 5.75 यानी कि 5.75% जनसंख्या वृद्धि है। फिर उसके बाद में 1921 में हम देख रहे हैं माइनस में है 0.31%, यानी कि बढ़ी नहीं है जनसंख्या, जनसंख्या क्या हो गई है? कम हो गई है। तो पहले 1911 में कितनी थी? 5.75%। फिर 1911 से 1921 की जो अवधि है उसमें जनसंख्या घट गई, कितनी? माइनस में चली गई, 0.31% घट गई है। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं 1921 से 1931 के बीच में 11.60%। फिर है 1931 से 41 के बीच में 14.22%। फिर उसके बाद में 1941 से 1951 तक, और यहां पर भी कितनी है? 13.31%। ये प्रतिशत आपको रटने नहीं है, आप इसमें बिल्कुल नहीं घबराएं कि हमें सर सारे ही रटने पड़ेंगे। क्या सारे नहीं रटने? आपको कुछ नहीं रटना। इसमें से जो काम की बातें हैं आपके लिए मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बात आपको रटनी है और कौन सी बात आपको समझनी है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 1901 से और 1921 के बीच में, तो यहाँ पर 5.75% वृद्धि रही और 0.31 माइनस में वृद्धि दर रही। इसका मतलब ये वाला जो काल है 1901 से 1921 तक की जो अवधि है उसको हम एक अलग प्रावस्था के अंदर रखते हैं। टोटल जो प्रावस्थाएं हैं वो कितने? वृद्धि की 4 प्रावस्थाएं हमें दे रखी हैं। प्रथम प्रावस्था, द्वितीय प्रावस्था, तृतीय प्रावस्था और चतुर्थ प्रावस्था। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ये प्रावस्था जो है उनका समय क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि कौन सी प्रावस्था का समय कौन सा रहा है। तो 1901 से और 1921 तक की जो अवस्था है वो प्रथम प्रावस्था में आती है। फिर 1921 से लेकर के और 1951 तक की जो अवस्था है वो प्रावस्था 2 में आती है। फिर 1951 से लेकर के और 1981 तक की जो है अवधि वो प्रावस्था 3 में आती है, और 1981 से और वर्तमान की यानी कि 2011 तक की जो जनगणना हुई है वो प्रावस्था किस में आती है? 4 में आती है। तो ये कौन सी होगी? प्रावस्था फर्स्ट,
फिर 1921 से 1951 तक हो गई प्रावस्था सेकंड, 1951 से 1981 तक हो गई प्रावस्था थर्ड, और 1981 से 2011 तक हो गई प्रावस्था फोर्थ। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहां हम इसमें वृद्धि वाले में हम ध्यान रखेंगे कि 1911 से लेकर के 1921 तक की जो अवधि है उसमें भारत में जनसंख्या वृद्धि कैसी रही है, बढ़ने की बजाय क्या हुई है, घटी है। तो आपसे सीधा प्रश्न ये पूछेगा कि पिछले 100 वर्षों की अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कौन से दशक में रही है, या फिर ऋणात्मक वृद्धि दर कौन से दशक में रही है, तो वो 1911 से 1921, और कितनी रही है, -0.31%। इसी में हम बात ये भी कर लेते हैं कि भाई सबसे ज्यादा वृद्धि कब रही, सबसे ज्यादा वृद्धि दर कब रही है। तो आप देख रहे हो 1961 से 1971 के बीच वाली जो अवधि है इसके अंदर 24.80%, यानी कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर है वो आज तक की जो दर्ज की गई है वो कब की गई है भाई, 24.80% 1971 के अंदर। फिर 1971 से 1981 के बीच में 24.66%, फिर 23.85%, फिर 21.54%, और फिर पिछले दशक में हमारी कितनी रही है, 2001 से 2011 के बीच में 17.64%। तो आई होप कि ये सारणी आपको समझ में आ रही होगी। अब इस सारणी से संबंधित जो विगत 100 सालों की जो प्रावस्थाएं हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम नोट्स फॉर्म में, और आप उसको आराम से लिख भी सकते हैं और आसानी से उसको समझ भी सकते हैं। देखिए अब देखते हैं हम आगे। देखिए पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या की कितनी प्रावस्थाएं, 4 प्रावस्थाएं। पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या की कितनी प्रावस्थाएं भाई, 4 प्रावस्थाएं देखने को मिलती हैं, और ये 4 प्रावस्थाओं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से संबंधित हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, प्रावस्था क की। देखो 1901 से 1921 की जो अवधि है उसको हम प्रावस्था क में शामिल करते हैं, या प्रावस्था 1 कह दें। 1901 से 1921 की अवधि है। इस समय की क्या विशेषता थी भाई जनसंख्या की, यहां मंद वृद्धि का काल था, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि है वो बहुत ही धीमी गति से हुई है, यानी कि मंद गति से जो वृद्धि हुई है। क्यों, क्योंकि हमने देखा भी कि 1901 से 1911 के बीच में कितनी थी, 5.75% थी, और 1911 से 1921 की अवधि के बीच में तो ऋणात्मक हो गई, 0.31% थी। ठीक है, तो वृद्धि कैसी रही, मंद वृद्धि रही। और हमें यह भी बात याद रखनी है कि 1911 से 1921 की जो अवधि है उसमें जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कैसी रही है, ऋणात्मक दर्ज की गई है। कैसे दर्ज की गई है, ऋणात्मक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है कि पिछले 100 सालों में भारत के अंदर ऋणात्मक वृद्धि दर कब दर्ज की गई है, तो 1911 से लेकर के 1921 की अवधि के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर ये जो ऋणात्मक वृद्धि रही, इस ऋणात्मक वृद्धि के क्या कारण रहे, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये ऋणात्मक वृद्धि हुई। तो पहला कारण क्या है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी कि 1901 से लेकर के और 1921 की अवधि के दौरान उच्च जन्म दर रही और उच्च क्या रही, मृत्यु दर रही। आपको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो हमने मानव भूगोल में अध्ययन किया है उसके अंदर हमने जो प्रथम प्रावस्था पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि जन्म दर भी उच्च बनी रहती है और मृत्यु दर भी क्या बनी रहती है, उच्च बनी रहती है। तो दोनों ही उच्च रहती हैं, इसलिए जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ती है। और इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो क्या है, निम्न स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाएं, यानी कि 1901 से और 1921 की अवधि के बीच में हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या थी, निम्न थी। आपको पता है उस समय अंग्रेजों का शासन था और चिकित्सा व्यवस्थाएं या फिर देश में अन्य जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही खराब थी। और 1911 से 1921 की अवधि के बीच में आपको पता है कि पूरा विश्व जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की चपेट में था, और प्रथम विश्व युद्ध की वजह से भी यहाँ पर जो जनसंख्या है उसमें क्या हुई, कमी हुई, जनसंख्या इसी वजह से यहाँ पर ऋणात्मक दर्ज की गई। तो उच्च जन्म दर या निम्न स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाएं। दूसरा क्या है, निरक्षरता। आपको पता है कि हमारे देश में जो साक्षरता का जो स्तर था वो आजादी से पहले बहुत ही निम्न स्तर पे था, तो निरक्षर था। भोजन व अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की कमी थी, क्योंकि हमारा देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था उस दौर के दौरान, इसलिए जो भोजन है और अन्य जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी कमी थी। निरक्षरता थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और चिकित्सा सेवाओं की कमी थी। और भी कारण हम लिख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भी हमारे यहाँ से बहुत सारे सैनिकों ने भाग लिया। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर हैं ये काम करते हैं, जिसकी वजह से 1911 से 1921 की अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, ऋणात्मक रही। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम
विश्व युद्ध ये कब से कब तक रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं हम अगली जो हमारी प्रावस्था है कौन सी है, प्रावस्था ख। और प्रावस्था ख की अवधि हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो अवधि क्या है भाई, 1921 से और 1951 की अवधि, जिसको हम किस में रख सकते हैं, प्रावस्था ख में रखते हैं। इस समय वृद्धि कैसी रही, स्थिर वृद्धि का काल रहा। पहले कैसा था, मंद वृद्धि का काल था, और ये कैसा है, स्थिर वृद्धि का। स्थिर वृद्धि कैसे है, देखो 1921 से 1931 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि है वो 11.60, फिर 14.22%, फिर 13.31%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1921 से 1951 के मध्य की जो अवधि है, यहां पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो लगभग एक समान ही है, 11.60, 14.22, 13.31। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जनसंख्या ना तो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी और ना ही बहुत अधिक मात्रा में घटी है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि कैसी रही है, स्थिर रही है। और स्थिर रहने के जो कारण हैं, क्या कारण हुए कि जनसंख्या वृद्धि क्या हो गई है, स्थिर हो गई है, तो उसका क्या है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं हैं उनमें क्या हो गई, कमी हो, सुधार हो गया उनमें। स्वास्थ्य व स्वच्छता की जो सुविधा थी उसमें सुधार हो गया, और उसमें सुधार होने की वजह से मृत्यु दर में क्या आ गई, कमी आ गई। यानी कि जन्म दर तो उच्च बनी रही, लेकिन यहां पर किस में कमी आ गई, मृत्यु दर में कमी आ गई। और मृत्यु दर में जब कमी आती है और जन्म दर उच्च बनी रहती है तो फिर जनसंख्या तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, और यही कारण रहा कि इस अवधि में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई। फिर उसके बाद में क्या है, परिवहन व संचार प्रणाली में भी क्या हुआ, सुधार हुआ। तो ये दो कारण हम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और ये दोनों कारण हमें ध्यान रखने हैं। पहला कारण कौन सा है, स्वास्थ्य व स्वच्छता सुविधा में सुधार से मृत्यु दर में क्या आ गई, कमी आ गई। और दूसरा है परिवहन व संचार प्रणाली में सुधार हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था थी, द्वितीय अवस्था, प्रावस्था है 1921 से 1951 की अवधि, स्थिर वृद्धि का काल भी इसको कहते हैं। स्वास्थ्य व स्वच्छता सुविधा में सुधार से मृत्यु दर में कमी आई, परिवहन व संचार प्रणाली में क्या हुआ, सुधार हुआ। तो ये बात है हमारी द्वितीय अवस्था के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सी प्रावस्था आती है, प्रावस्था ग। और प्रावस्था ग को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि ये जो प्रावस्था है इसकी अवधि क्या थी, 1951 से लेके 1981 की अवधि। तो अवस्था क्या है इसकी, 1951 से 1981 की जो अवधि है उसको हम प्रावस्था ग में शामिल करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट की अवधि। क्या कहलाती है भाई, ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहलाती है। यानी कि इस समय जनसंख्या में एकदम से क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, जनसंख्या का जो वृद्धि है वो एकदम से बढ़ गई। देखो 1951 से और 1961 के बीच में जनसंख्या वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो कितनी हो जाती है, 21.51%। तो पहले कितनी थी, 13.31%, और 13.31 से सीधे ही कितनी हो गई है, 21.51, और फिर देखो 24.80, फिर 24.66। इसका मतलब यहां जनसंख्या में क्या हो गया है, विस्फोट हो गया है। देखो उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर के कारण क्या रहा, जन्म दर तो क्या बनी रही, उच्च बनी रही, लेकिन मृत्यु दर क्या हो गई, एकदम से डाउन हो गई। ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में हमने देखा था कि जब जन्म दर उच्च बनी रहती है और जनसंख्या मृत्यु दर जो है वो घट जाती है, जिसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट होता है। तो ये जो प्रावस्था गया है 1951 से 1981 की जो अवधि है, इस प्रावस्था में इस प्रकार का जो परिवर्तन है हमें देखने को मिलता है। तो आपसे सीधा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सी है, तो जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सी है, 1951 से 1981 के मध्य की जो अवधि है वो जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। कारण क्या रहा जनसंख्या विस्फोट का, कि यहां पर उच्च जन्म दर थी और मृत्यु दर क्या हो गई, घट गई। मृत्यु दर घटने की वजह से जो प्राकृतिक जो वृद्धि है वो एकदम से ज्यादा बढ़ गई। और इसके अलावा कौन से कारण है, औसत वार्षिक वृद्धि दर इस समय क्या थी, 2.2% थी। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि 2001 से और 2011 की अवधि के बीच में जो औसत वार्षिक वृद्धि दर थी वो कितनी थी। क्या पूछ रहा हूं मैं, औसत वार्षिक वृद्धि दर, औसत वार्षिक वृद्धि दर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की है।
फिर उसके बाद में देखते हैं हम इसी जो अवस्था है ये प्रावस्था गए, इसके अंदर क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट। एक तो कारण क्या हो गया, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण। और दूसरा जो कारण है वो क्या है, तिब्बत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से शरणार्थियों का आना। आपको पता है इस अवधि में भारत आजाद हो गया था, और आजाद होने के बाद में भारत में तिब्बत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल से बहुत सारे जो शरणार्थी हैं वो कहां पर आए थे, हमारे देश के अंदर आए थे। और जब कोई प्रवासी हमारे देश के अंदर आता है तो हमारे देश के अंदर जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से भी यहां पर जनसंख्या विस्फोट हुआ। तो 1951 से 1981 की अवधि को याद रखना है, प्रावस्था गए, ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। दो कारण हमें मुख्य रूप से याद रखने हैं, एक उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण, और दूसरा क्या है, तिब्बत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से शरणार्थियों का आना। यानी कि हमारे जो पड़ोसी भाग हैं उन पड़ोसी भागों से जो शरणार्थी थे वो हमारे देश के अंदर आए। फिर उसके बाद में 1981 से 2011 की अवधि है, उसको हम किस में रखते हैं भाई, प्रावस्था घ के अंदर उसको शामिल करते हैं। तो 1981 से 2011 की अवधि, ठीक है। इसमें घटती वृद्धि का काल है, इसको किस नाम से जानते हैं हम, घटती वृद्धि का काल। घटती वृद्धि का काल क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि धीरे धीरे अब जनसंख्या वृद्धि क्या होने लग गई, कम होने लग गई। जैसे हम बात करें 1981 से 1991 के बीच में कितनी रह गई, 23.85% रह गई। फिर 1991 से 2001 के बीच में कितनी रह गई, 21.85 रह गई, 21.54% रह गई। और फिर अगर हम बात करें 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी रह गई, 17.64% रह गई। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, घटती वृद्धि का काल। कारण क्या है घटती वृद्धि के, अशोधित जन्म दर में कमी, यानी कि धीरे धीरे जन्म दर में भी क्या होने लगी, कमी होने लगी। पहले तो मृत्यु दर में कमी हुई थी, अब धीरे धीरे जन्म दर में भी क्या होगी, कमी होगी। यहां देखो तृतीय अवस्था में औसत जन्म दर कितनी है, 2.2% है। लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़े 1981 से 2011 की अवधि में, तो जन्म दर में क्या आ गई, कमी आ गई। और दूसरा, विवाह की औसत आयु में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। पहले बचपन में विवाह हो जाता था, बाल विवाह हो जाते थे। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो जो विवाह की जो आयु है, औसत आयु है, उसमें भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और तीसरा जो कारण है वो क्या है, महिला शिक्षा में सुधार होना। महिलाएं भी अब शिक्षित हो रही हैं और महिलाओं में शिक्षा में सुधार होने की वजह से भी जनसंख्या की वृद्धि है वो कम हुई है, ठीक है। तो हमें प्रावस्था घ के बारे में याद रखना है, 1981 से 2011 की अवधि है, घटती वृद्धि का काल, अशोधित जन्म दर में कमी और विवाह की औसत आयु में बढ़ोतरी और महिला शिक्षा में सुधार होना, ये सारे के सारे कारण हैं प्रावस्था घ में घटती वृद्धि के लिए, ठीक है। तो अभी तक आपको जो समझ में आ रहा है कि विगत 100 वर्षों के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं, इनको हमने 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं में बांटा है इनको, प्रावस्था क, प्रावस्था ख, प्रावस्था ग और प्रावस्था घ। इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी अवधि क्या है, ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं और नोट लगा के आपको लिखना है, क्या है, विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट ने एक अनुमान लगाया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई, 135 करोड़ तक हो जाएगी। तो किसने 135 करोड़ का अनुमान लगाया है, विश्व विकास रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई, 135 करोड़ तक हो जाएगी। तो छोटे प्रश्न में यहां से पूछा जा सकता है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या कितने करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। तो कितने करोड़ हो जाएगी भाई, 135 करोड़ तक हो जाएगी। लेकिन ये जो जनसंख्या है ये 135 करोड़ 2025 में 135 करोड़ नहीं, अभी ये कितनी हो गई है, 142 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है, 142 करोड़। तो विश्व विकास रिपोर्ट या विश्व विकास रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट को भी हमने पीछे छोड़ दिया। कितनी जनसंख्या हो गई है, 142 करोड़ हो गई है। और वर्तमान की अगर हम बात करें 2025 की, तो हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या है वो विश्व में प्रथम स्थान पे आ गए हम जनसंख्या के मामले में। पहले नंबर पे कौन सा देश आ गया, अब भारत, हमारा भारत। और दूसरे नंबर पे कौन खिसक गया है, चीन खिसक गया है दूसरे नंबर पे। पहले कौन था, चीन। लेकिन आपको ये बात ध्यान नहीं रखनी है, आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार 2025 में जनसंख्या कितनी हो गई है, 135 करोड़। कितनी हो गई है, 135 करोड़। जानकारी के लिए आपको याद रखना है कि वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 142 करोड़ को भी पार कर चुके हैं, ठीक है।
फिर आगे हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण और पक्ष है जनसंख्या वृद्धि का। जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष किशोरों अर्थात 10 से 19 आयु वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी कि हम वर्तमान में हम देख रहे हैं कि किशोर जो जनसंख्या है उसके अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किशोर जनसंख्या से यहाँ पर क्या मतलब है, 10 से 19 आयु वर्ग, यानी कि 10 साल से और 19 साल के बीच की जो बच्चे हैं उनको हम किस में शामिल करते हैं, किशोर वो शामिल करते हैं। और उनकी संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या में 20.9% जो भाग है वो इन किशोरों का है। कितना भाग है भाई, 20.9% जनसंख्या के अंदर किसका भाग है, किशोर जनसंख्या का है। और इसमें से भी जो पुरुष हैं, किशोर हैं, उनका कितना है, 52.7%। और यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनकी जो प्रतिशत है वो क्या है, थोड़ा कम है, कितना है, 47.3%। ठीक है, तो टोटल जो हमारी जनसंख्या है उसमें किशोर जनसंख्या कितनी है भाई, यानी कि 10 साल से 19 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 20.9% हैं। और उनमें से भी अगर हम बात करें बॉयज एंड गर्ल्स की, तो बॉयज कितने हैं, 52.7% और गर्ल्स कितनी है, 47.3%। तो ये एक अन्य फैक्ट था जो जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं अगला। अब हम बात करते हैं कि अभी तक जो हमने बात की है वो बात की कि भाई जनसंख्या किस गति से बढ़ रही है हमारे देश में। पिछले 100 साल में जनसंख्या के बढ़ने का क्या ट्रेंड रहा है, कभी जनसंख्या घटी है, कभी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, जनसंख्या विस्फोट हुआ है, और फिर अब धीरे धीरे जाके जनसंख्या धीरे धीरे क्या होने लगी है, कम होने लगी। दशकीय वृद्धि दर में धीरे धीरे क्या आने लगी है, कमी आने लगी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे तेजी से बढ़ती है तो देश के संसाधनों पर क्या बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। और ये दबाव ऐसे बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, भूखमरी बढ़ने लग जाएगी, है ना, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसकी वजह से बहुत ही दिक्कतों का सामना देश में करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको प्रयास ये करना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए। तो कौन से उपाय हैं जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। देखिए, पहला जो सुझाव है वो क्या है, विवाह की आयु में वृद्धि, यानी कि विवाह की जो आयु है उसको क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। विवाह की आयु बढ़ेगी, लोगों में समझदारी बढ़ेगी, इस वजह से जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा क्या है, महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, क्योंकि अभी भी हमारे देश में महिला साक्षरता के मामले में अभी पीछे है बहुत। तो महिला साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए ताकि महिलाएं जो हैं वो समझदार हों और शिक्षित हों, ताकि वो इस प्रकार के जो जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित कर सकें। तीसरा है स्कूलों से ड्रॉप आउट को खत्म करना। ये इसका क्या मतलब है कि ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8वीं कक्षा तक पढ़ लेते हैं, फिर 8वीं कक्षा के बाद में वो क्या करते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप आउट बच्चे कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है ऐसे बच्चों को, ड्रॉप आउट बच्चों के नाम से जाना जाता है। तो स्कूलों से जो ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, खत्म करना है। और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि प्रत्येक बच्चा क्या प्राप्त करे, शिक्षा प्राप्त करे, कोई भी बच्चा क्या नहीं रहे, ड्रॉप आउट नहीं रहे। और क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार जो कि तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से मृत्यु दर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार है। और क्या है, गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने हेतु लोगों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सुझाव हैं, कुछ उपाय हैं जो हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। तो आपसे अगर छोटा प्रश्न पूछ ले 2 नंबर का कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए, तो आप आसानी से इन उपायों को बता सकते हैं। या इन उपायों के अतिरिक्त भी अगर आपको लगता है कि भाई ये भी हो सकते हैं तो वो आप उनको भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन 5 आपको ये ध्यान रखने हैं। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए, तो भी आप इन कारणों को वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है।